फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड, टू द न्यू वीडियो। जैसे कि हम लोग कंटिन्यूसली क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड QMS जिसे हम कहते हैं उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करते आ रहे हैं अपने पास्ट वीडियोज़ में। तो इस वीडियो में भी हम लोग जो है QMS के ही एक टूल या ये कहें कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल कंप्लेंट्स के बारे में बात करेंगे। कंप्लेंट्स, रिकॉल्स, रिटर्न मटेरियल, इसके बारे में बात करेंगे। आफ्टर दिस वीडियो जो हम लोग पास्ट वीडियो में कई बार एक चीज़ को बोल चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। उस चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट वीडियो हम लोग कापा को एक्सप्लेन करेंगे। सो ये जो 3 वीडियो हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इसीलिए आप ये वीडियो देखना कंटिन्यू रखें, आपको समझने में आसानी रहेगी। तो आज का हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो है कंप्लेंट, रिकॉल्स एंड रिटर्न। अभी इन तीनों में मेन डिफरेंस क्या है पहले वो समझ लेते हैं कि कंप्लेंट जैसे कि नाम बता रहा है, इट इज़ द हिंदी में कहें तो शिकायत। रिकॉल का मतलब है कि स्वेच्छा से या मैंने वापस मंगा लिया, चाहे किसी भी रीजन से मैंने वापस मंगा लिया। और रिटर्न का मतलब है कि वापस भेज दिया गया। तो कंप्लेंट का मतलब है शिकायत, रिकॉल का मतलब मैंने मंगा लिया चाहे स्वेच्छा से या किसी भी रीजन से, और रिटर्न का मतलब है वापस भेज दिया। एक बार और समझते हैं कंप्लेंट। इसको अगर हम इंग्लिश में बोलें, एनी डिससेटिस्फैक्शन, एनी डिससेटिस्फैक्शन टू कस्टमर, यानी कि अगर कस्टमर किसी भी रीजन से मेरे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कंप्लेंट है। टू सॉरी, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, तो लेट्स गो विथ सम अदर। एनी डिससेटिस्फैक्शन टू कस्टमर, यानी कस्टमर किसी भी रीजन से मेरे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है एंड ही फाइल से कंप्लेंट, वो एक शिकायत फाइल कर देता है, तो दैट्स कॉल्ड कंप्लेंट। रिकॉल, एनी वॉल्यूंटरी और स्टैट्यूटरी रिकॉल फ्रॉम मार्केट, कि मार्केट से चाहे वॉल्यूंटरी या फिर स्टैट्यूटरी रिकॉल कर लेना, ये रिकॉल्स में है। रिटर्न का मतलब मटेरियल रिटर्न बाय कस्टमर, उसने वापस भेज दिया, उसने कहा कि ये जो है प्रोडक्ट मुझे नहीं चाहिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। अब ये तीनों हम एक साथ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि तीनों का ऑलमोस्ट रूट जो है एक जैसा ही है, उनको एक ही तरीके से हैंडल किया जाता है, एक लिटिल बिट डिफरेंस के साथ। तो हम इसे एक एक करके अब समझते हैं। सबसे पहले हम कंप्लेंट को समझेंगे। तो कंप्लेंट का मतलब है एनी डिससेटिस्फैक्शन टू कस्टमर। तो कंप्लेंट इज एनी डिससेटिस्फैक्शन। अब इसमें हमें ये जो सबसे ज़रूरी बात है ये समझने की है कि दैट मे और मे नॉट impact
प्रोडक्ट और पेशेंट कि चाहे वो पेशेंट को या प्रोडक्ट को इम्पैक्ट करे या ना करे, लेकिन अगर कोई डिससेटिस्फैक्शन है तो वो एक कंप्लेंट है। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि ये कंप्लेंट्स कितनी तरह की हो सकती हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या है। हमारे पास क्लासिफिकेशन इसमें भी 3 टाइप्स के हैं। सबसे पहले क्रिटिकल, फिर मेजर एंड देन माइनर। अब कैसा? क्रिटिकल का मतलब है कि इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द पेशेंट हेल्थ, पेशेंट की हेल्थ को वो परमानेंटली डिग्रेड कर सकता है और इवन मे कॉज डेथ। मेजर का है टेम्परेली अफेक्ट पेशेंट हेल्थ। ये परमानेंट अफेक्ट। माइनर का नो इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्टिंग। अब एग्जांपल से समझिए, क्रिटिकल का मतलब हो गया परमानेंट इफेक्ट हो जाए, पेशेंट में कुछ अपंगता आ जाए, कुछ डिसेबिलिटी आ जाए, या फिर उसकी इवन डेथ भी कॉज कर सकता है, बट इट शुड बी ऑफ परमानेंट टाइप। जैसे कोई नर्वस ब्रेकडाउन हो जाना, या फिर किसी प्रोडक्ट की वजह से, किसी ड्रग प्रोडक्ट की वजह से आपका लीवर डैमेज हो जाना, ये जो है क्रिटिकल कंप्लेंट्स हैं। मेजर, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको खाने के बाद आपके जो है बाल झड़ सकते हैं, लेकिन जैसे आप उसको डिसकंटिन्यू करते हैं बाल दोबारा से उगने लगते हैं। या कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको आप जब कंज्यूम करते हैं तो आपको रिंगिंग बेल सुनाई देती है, कान में कुछ घंटी से बज रहे हैं, लेकिन जब आप उन्हें डिसकंटिन्यू करते हैं तो वो बंद हो जाते हैं। ऐसे माइनर कोई इम्पैक्ट नहीं है, मतलब पेशेंट को कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, और इनमें जो है लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो पेशेंट को जो है एक क्या कहते हैं डिससेटिस्फाई कर सकती है। जैसे टैबलेट का टूटा हुआ ना, कि पैकेट के अंदर टैबलेट टूटी हुई थी, पेशेंट को ऑल्दो कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन वो एक डिससेटिस्फैक्शन होता है। ये एक शो करता है कि आपने उस पर काम प्रॉपरली नहीं किया। इसके अलावा हमारे पास आज की डेट में 2 तरीके से और कंप्लेंट्स को क्लासिफाई किया जाता है, वो भी मैं बता देता हूँ। एक होता है फार्माकोविजिलेंस कंप्लेंट्स, यानी कि प्रोडक्ट के फार्माकोकाइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट से रिलेटेड कुछ कंप्लेंट्स। फार्माकोविजिलेंस कंप्लेंट्स एंड सेकंड प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, इससे रिलेटेड कंप्लेंट्स। जैसे मैंने कहा कि प्रोडक्ट मैंने लिया, उससे मुझे कुछ फीवर हो गया या फिर कुछ कंप्लेंट जनरेट हुई, रैशेज आ गई, एलर्जी हो गई, वो मेरे फार्माकोविजिलेंस कंप्लेंट्स हैं। और प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स का मतलब प्रोडक्ट टैबलेट टूटी होनी, टैबलेट में क्रैक होना, या मिसिंग टैबलेट होना, ब्लिस्टर में टैबलेट मिस हो जाना, या प्रोडक्ट का मिस होना या कम ज़्यादा होना, ये हमारे प्रोडक्ट एट्रीब्यूट से रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं। अब जब भी मेरे पास कोई कंप्लेंट आती है तो हमें उसको एक प्रोसेस होता है, हैंडल करने का प्रोसेस होता है, वो समझ लेते हैं क्या होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास जब भी कोई कंप्लेंट रिसीव होती है तो एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। अब जब भी कोई कंप्लेंट रिसीव होती है तो इसको हैंडल करने के लिए एक एसओपी बनाई जाती है, जिसमें ये डिसाइड होता है कि रिसीवर कौन होगा और
उन दोनों में के बीच जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो कैसा रहेगा। जैसे मान लीजिए कि सेंडर जो है किसी भी मोड से कंप्लेंट फाइल कर सकता है, आइदर थ्रू मेल और थ्रू टेलीफोन और थ्रू मैसेजेज, इवन थ्रू सोशल मीडिया। आज की डेट में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, लोग सोशल मीडिया पे भी कंप्लेंट्स फाइल करते हैं। तो सेंडर जो है रिसीवर को किसी भी मोड से कंप्लेंट फाइल कर सकता है एंड रिसीवर हैव टू एक्नॉलेज इट। एक्नॉलेज द कंप्लेंट, उसे ये कंप्लेंट को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हाँ हमने आपकी कंप्लेंट रिसीव कर ली है, हम इस पर अब आगे काम कर रहे हैं। अब ये जो रिसीवर है ये आगे इस कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर सकता है QA डिपार्टमेंट को और एनी अदर डिपार्टमेंट। जैसे मान लीजिए QA को किया जाता है क्योंकि वहाँ से वो हार्मोनाइज हो जाती है कंप्लेंट, साथ ही साथ वो दूसरे डिपार्टमेंट्स को जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी कंप्लेंट फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब जब भी QA को कंप्लेंट फॉरवर्ड होती है तो QA का मेन काम होता है सबसे पहले उसे लॉग करने का, लॉग इट, कि उसको एक नंबर जनरेट करना कि हाँ मैंने ये कंप्लेंट लॉग में डाल दिया है और हम इस पर अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब इस SOP में ही ये डिसाइड होता है कि एक्नॉलेज करने का टाइम पीरियड कितना रहेगा। जैसे हो सकता है विदिन 48 आवर्स हो, कि जैसे सेंडर ने भेजा विदिन 48 आवर्स उसे एक्नॉलेज करना है, या हो सकता है कि कुछ केस में 24 आवर्स के अंदर एक्नॉलेज करना हो। आमतौर पे जब भी क्रिटिकल टाइप की कंप्लेंट्स होती हैं तो आपको विदिन 24 आवर्स कंप्लेंट को एक्नॉलेज कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पेशेंट की हेल्थ से रिलेटेड बात आती है, तो वहाँ जितनी जल्दी उसे क्लोज किया जाए वो उतना अच्छा है। तो लॉक करने के बाद हम उसका सबसे पहले क्लासिफिकेशन करते हैं कि वेदर इट इज़ क्रिटिकल, मेजर और माइनर। इस क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग उसमें डिटेल्स डालते हैं कि कंप्लेंट डिटेल्स क्या हैं, कंप्लेनर कौन है, इनिशिएटर कौन है कंप्लेन का, इनिशिएटर यहाँ, और रिसीवर कौन है। इसके बाद जब इतना डिटेल आती है तो सबसे पहले फिर आती है पास्ट हिस्ट्री, कि क्या पास्ट में भी ऐसी कोई कंप्लेंट आई है या नहीं आई है। अगर आई है तो मेरे पास एक पुराना एविडेंस रहता है कि हाँ ये इस रीजन से कंप्लेंट जनरेट हो सकती है। इस पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पे हम लोग एक प्रोबेबल रूट कॉज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट हो, हमें उसे प्रूव करना पड़ेगा। आफ्टर दिस पास्ट हिस्ट्री हमें उस पर अपना इन्वेस्टिगेशन टूल एक्सप्लेन करना होता है कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, एंड इट इज़ फॉलोड बाय इन्वेस्टिगेशन। अब इस इन्वेस्टिगेशन में हम लोग प्रोसेस को, मटेरियल को, सैंपल्स को इंक्लूडिंग कंट्रोल सैंपल्स एंड स्टेबिलिटी सैंपल, हर चीज़ को हम लोग रिव्यू करते हैं। अपने मशीन्स को, अपने यहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशंस और ऐसी और भी अदर थिंग्स जो भी हो सकती हैं जिसकी वजह से भी ये कंप्लेंट जनरेट हो सकता है, हम लोग उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन हम लोग इसका रूट कॉज एनालिसिस करते हैं कि हमें एक रूट कॉज आइडेंटिफाई हो जाए। इस रूट कॉज के बेसिस पे और इस प्रोबेबल रूट कॉज एंड दिस रूट कॉज के बेसिस पे हम लोग इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। इस इम्पैक्ट असेसमेंट में आता है सेफ्टी पेशेंट की, क्वालिटी प्रोडक्ट की, इसका रिस्क असेसमेंट किया जाता है, इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है, अदर प्रोडक्ट्स, एंड बैचेज ऑफ सेम प्रोडक्ट,
मान लीजिए ए प्रोडक्ट है तो कहीं उसकी वजह से मेरे बी प्रोडक्ट एंड सी प्रोडक्ट पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, और ए प्रोडक्ट की अदर बैचेज पे भी तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये भी हमें एक्सप्लेन करना होता है, ये भी हमें रिव्यू करना होता है। प्लस इसके अलावा हमें सेम बैच पे भी कहीं कोई और इम्पैक्ट तो नहीं है, ये भी हमें आइडेंटिफाई करना होता है। इस इम्पैक्ट असेसमेंट और इस रूट कॉज के बेसिस पे हम लोग फिर कापा आइडेंटिफाई करते हैं, कापा को इम्प्लीमेंटेशन का प्लान देते हैं कि हमारा ये कापा रहेगा। एंड आफ्टर दिस कापा इम्प्लीमेंटेशन या कापा आइडेंटिफिकेशन हम लोग इसे कंक्लूड करते हैं। अब इसका ये जो प्रोसेस है पूरा, यहाँ से लेके सेंडर ने जब हमें कंप्लेंट रिसीव करी, यहाँ से लेके पूरा ये जो प्रोसेस है, ये जो कंप्लेंट आता है, कंक्लूजन आता है, यहाँ पे कंक्लूजन में हम देते हैं कि दिस कंप्लेंट इज जेन्युइन, नॉन जेन्युइन। हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। रीज़न क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एक होता है कंप्लेंट का जेन्युइन होना, एक होता है नॉन जेन्युइन होना। अगर मेरे पास कोई रूट कॉज आइडेंटिफाई हो रहा है तो कंप्लेंट जेन्युइन होगी। अगर कोई रूट कॉज आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, इवन प्रोबेबल कॉज भी आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, मेरे सैंपल्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कंट्रोल सैंपल भी इवेलुएट कर लिया, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरा वो कंप्लेंट नॉन जेन्युइन होता है। लेकिन साथ ही साथ एक कंप्लेंट का टाइप और आता है कि हमारे पास कोई एविडेंट है या नहीं है। एविडेंट मतलब कोई फ़ोटो आई या नहीं आई, पता चला किसी ने एक फ़ोटो भेजी स्किन की कि उसे रैशेज आ गए, उसने लिख दिया कि मैं ए प्रोडक्ट यूज़ करा था और मुझे रैशेज आ गए, और हमें उसका एक इन्वेस्टिगेशन करके कापा दीजिए। तो हम लोग जब पूरा करेंगे और हमें आइडेंटिफाई हुआ कि मेरा प्रोडक्ट सेफ़ है, मेरे प्रोडक्ट में ऐसा कुछ जनरेट नहीं हो रहा जिसकी वजह से वो रैशेज आ जाएँ। इवन हम लोगों ने वो प्रोडक्ट अपने यहाँ टेस्ट करा लिया, उसमें भी हमें किसी में भी उस तरह के रैशेज आइडेंटिफाई नहीं हुए, तो मैं उसे लिख सकता हूँ कि दिस कंप्लेंट इज़ नॉन जेन्युइन। लेकिन अगर मुझे पता चलता है कि नहीं, मेरे प्रोडक्ट में कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो मैं उसे जेन्युइन करके कंप्लेंट को क्लोज करता हूँ, कंक्लूड करता हूँ। एक बात और, जब भी कोई कंप्लेंट रिसीव होती है तो हमारे पास आइदर फोटोग्राफ ऑफ यूसेज, यानी कि वो जो कंप्लेंट है जो भी है उसका एक एविडेंट आना चाहिए, आइदर थ्रू फोटो और वीडियो और एनीथिंग एल्स। प्लस अगर हमें कंप्लेंट सैंपल मिलता है तो हमारे लिए अच्छा है, हमें इन्वेस्टिगेशन करने में और बेटर है। लेकिन अगर हमें कंप्लेंट सैंपल नहीं मिल पाता है तब भी हमें इन्वेस्टिगेशन कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन को इनिशिएट करना चाहिए। थर्ड, अगर कंप्लेंट सैंपल नहीं भी आ पाता तब भी हमें फॉलोअप लेना चाहिए कि कंप्लेंट सैंपल कहीं से अरेंज करके हमें मिल जाए। एक और चीज़, अगर मेरे पास कोई फार्माकोविजिलेंस से रिलेटेड कंप्लेंट आती है तो आपके पास एक फार्माकोविजिलेंस की टीम भी होनी चाहिए जो उसको इवेलुएट कर पाए। कुछ लोग ये जो है बीपीओ सेक्टर या फिर केपीओ सेक्टर में, यानी कि आउटसोर्सिंग के थ्रू भी कराते हैं। बहुत सारी आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं जो कि फार्माकोविजिलेंस का काम करती हैं। एक और चीज़, भारत सरकार के फार्माकोपियल कमीशन का भी एक फार्माकोविजिलेंस सेक्शन है, वहाँ पे भी हम उसके रिलेटेड कंप्लेंट्स को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे भी हम लॉग कर सकते हैं। वहाँ पे हमारा ड्रग डाटा बैंक भी है जहाँ से हम वो डाटा कलेक्ट भी कर सकते हैं कि हाँ ऐसी कोई कंप्लेंट क्या उनके पास रिसीव है या नहीं है। मान लीजिए कोई ए प्रोडक्ट है जिसके अंदर ए मॉलिक्यूल है, ए एपीआई है, और उससे रिलेटेड कोई कंप्लेंट ऑलरेडी पोर्टल पे अवेलेबल है, तो हम उसका भी डाटा रेफरेंस में ले सकते हैं। इसके लिए फार्माकोपियल कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, वहाँ पे वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। सेकंड आता है हमारा रिकॉल। अब मैंने कहा कि कंप्लेंट, रिकॉल्स एंड रिटर्न्स का लगभग सेम मेथड है, सिमिलर मेथड है, इसीलिए हम एक ही उसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी तो मैं इसका एक एग्जांपल भी एक्सप्लेन करूँगा, बट वो तभी कर पाऊँगा जब मेरे पास कोई ऐसा
सजेशन आता है, क्योंकि ये कई बार एक कंपनीज का एक इंटरनल मैटर होता है जो कि हम सभी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। कंप्लेंट्स के ख़ास तौर पे ये रहता है कि जब भी कंप्लेंट होता है तो हम सिर्फ एक स्पेसिफिक कस्टमर को उसी के कंप्लेंट्स दिखाते हैं, हम दूसरों के कंप्लेंट्स नहीं दिखाते। अदरवाइज़ हमें जब भी स्टेचुरी बॉडी आती है तो हमें उसे फुल कंप्लेंट्स दिखाना चाहिए। एक और बात, कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेशन करने का एक टाइम पीरियड बाउंड होता है। जितना क्रिटिकल कंप्लेंट होगा हमें उसे इन्वेस्टिगेट करके कापा इम्प्लीमेंट उतनी जल्दी करना होता है। रीज़न, क्योंकि वो पेशेंट की हेल्थ से रिलेटेड है। रिकॉल एंड रिटर्न ये भी हमारे कापा के पार्ट हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंसर्न कि वो कंप्लेंट कितना क्रिटिकल है। सेकंड आता है हमारा रिकॉल्स। रिकॉल्स का जैसे मैंने बताया कि ये मार्केट से मैं रिकॉल कर लूँ, खुद ही मंगा लूँ किसी भी रीजन से, आइदर वॉल्यूंट्री और स्टेचुरी। अब ये जो रिकॉल्स होती हैं ये हमारे दो टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के रिकॉल्स होते हैं। पहला वॉल्यूंट्री, जिसे हम कहते हैं स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से ही मैं वापस मंगा लूँ, और दूसरा होता है स्टेचुरी। इसका मतलब होता है स्टेट बाउंड होना, गवर्नमेंट बॉडी या फिर कोई रेगुलेटरी बॉडी मुझे बाउंड कर दे कि नहीं आपको ये प्रोडक्ट रिकॉल करना ही पड़ेगा, तब मैं उसे स्टेचुरी में देता हूँ। वॉल्यूंट्री कब हम रेज करते हैं, जब हमारा कोई इन्वेस्टिगेशन में और इम्पैक्ट असेसमेंट में या फिर रिस्क असेसमेंट में हमें आइडेंटिफाई हो कि मेरे प्रोडक्ट के साथ कोई मेजर फॉल्ट है, कोई मेजर क्रिटिकल टाइप का फॉल्ट है जो पेशेंट की हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड कंसर्न जनरेट कर सकता है, तब हम उसे वॉल्यूंट्री रिकॉल कर सकते हैं। लेकिन उस केस में ही जब मेरे पास कोई अपने पास से आया हो, मतलब सेल्फ जनरेटेड हो। स्टेचुरी में हम लोग कहते हैं NSQ होना, नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। अगर गवर्नमेंट बॉडी ने कोई सैंपल उठाया है और वो फेल हो जाता है उनकी एनालिसिस में, तो वो NSQ जनरेट करते हैं, नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी या नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट का स्टैंप देकर वो हमें उसकी रिकॉल करने के लिए बाउंड कर सकते हैं। अब जब भी वो NSQ करके हमें बाउंड करते हैं तो हमें उसको फिर इन्वेस्टिगेशन करना होता है कि ऐसा क्यों हुआ, ये फेल क्यों हो गया। हम उसे रिकॉल तो करते हैं लेकिन हमें उसे इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। साथ ही साथ हम अगर ये कॉन्फिडेंट है कि नहीं मेरा प्रोडक्ट सेफ़ है, तो हम उन्हें जस्टिफाई भी कर सकते हैं थ्रू सम अवर जस्टिफिकेशंस, थ्रू अवर इन्वेस्टिगेशंस एंड अलॉन्ग विद सम सैम्पल्स एंड इन्वेस्टिगेशन मेथड्स। हम लोग उन्हें मेथड्स प्रोवाइड कराते हैं, स्टैंडर्ड्स देते हैं, तब वो जाके अगर वो सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं ये प्रोडक्ट कंप्लाई कर रहा है, तो वो हम उसे दोबारा से मार्केट में डाल सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं मार्केट में। अब जो वॉल्यूंट्री है और स्टेचुरी है, इनको फिर फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लास A रिकॉल, क्लास B एंड क्लास C, या क्लास 1 रिकॉल, क्लास 2 रिकॉल एंड क्लास 3 रिकॉल। अब इसमें क्या है कि क्लासेस में ये है, मतलब कहाँ तक का हमारा क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 टाइप के रिकॉल्स। अब इसमें क्या है कि क्लास 1 कहता है कि मैं इसे सिर्फ कस्टमर लेवल तक से रिटर्न करूँगा, रिकॉल करूँगा, अप टू कस्टमर, या ये कहूँ कंज्यूमर, कि जो कंज्यूम कर रहा है अल्टीमेट कंज्यूमर है उस तक से मैं इसे रिकॉल करूँगा। क्लास 2 रिटेलर एंड होलसेलर लेवल, एंड क्लास 3 में आता है मेरा होलसेल एंड डिस्ट्रीब्यूटर लेवल। अब ये किस केस में हमें कहाँ तक का क्या लेवल डिसाइड होता है ये भी समझ लीजिए। जब मेरा कोई क्रिटिकल डिफेक्ट हो तब मेरा क्लास 1 होता है, मेजर टाइप का डिफेक्ट हो तो मेरा रिटेलर होलसेल लेवल तक,
और अगर कोई माइनर है तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर लेवल तक। अब कैसे क्रिटिकल क्या है, क्रिटिकल में पेशेंट सेफ्टी अगर मेरी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, जैसे डेथ हो सकती है या कोई डेथ या कोई डिफेक्ट जनरेट हो सकता है परमानेंट टाइप का, तब वो मेरा क्रिटिकल में आता है। मेजर में आ जाए टेम्परेरी डिफेक्ट आ जाए, माइनर में होता है कि पेशेंट की सेफ्टी को डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन मेरा प्रोडक्ट अनसेफ है, या इट मीन्स गलत लेबलिंग हो जाना। वो 50 mg है, उस पर जो है 500 mg का लेबल लग जाना, या फिर गलत लेबलिंग हो जाना, या फिर प्रोडक्ट का क्या कहते हैं सेटल डाउन हो जाना। ये जो है मेरा माइनर टाइप का डिफेक्ट है। अब जब भी मेरा कोई रिकॉल होता है तो उसको हैंडल करने के लिए भी मेरी एक SOP बनी होती है। हमारे पास QMS में जो भी टूल होती है उसके लिए एक SOP डिसाइडेड होती है। जैसे रिकॉल को हैंडल करने के लिए मेरे पास एक SOP होनी चाहिए, उसमें पूरा डिफ़ाइन होना चाहिए कि मेरा रिकॉल जो है कितने टाइम के अंदर इनिशिएट हो जाना चाहिए। जैसे क्रिटिकल है तो उसका कितने टाइम के अंदर इनिशिएट हो जाना चाहिए, मेजर है तब उसको कितने टाइम के अंदर इनिशिएट होना चाहिए, माइनर है तो कितने टाइम के अंदर इनिशिएट हो जाना चाहिए। इनिशिएटिंग टाइम जो है रिकॉल का वो डिफ़ाइन होना चाहिए, प्लस डिफाइन द टाइम पीरियड। प्लस जो भी मैं रिकॉल कर रहा हूँ उसके पीछे भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये जो मैंने रिकॉल तो कर लिया, इनिशिएट कर दिया, लेकिन रिकॉल करने का मेन रीज़न क्या है वो भी मेरा आइडेंटिफाई होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि मेरे प्रोडक्ट में ये डिफ़ेक्ट है, इस वजह से मैं रिकॉल कर रहा हूँ। ठीक है, आपने डिफ़ेक्ट डिफ़ाइन कर दिया, बट वो डिफ़ेक्ट आया तो आया क्यों, ये भी हमें आइडेंटिफाई करना होता है। थर्ड, इसके बेसिस पे मेरा कापा आइडेंटिफाई होना चाहिए। और सबसे पहले इसके बाद आता है मेरे स्टेक होल्डर्स को इसके बारे में पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि मैं ये रिकॉल कर रहा हूँ। जब भी हम कोई रिकॉल करते हैं तो मेरे पास जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, जितने भी लोग उस प्रोडक्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं या फिर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जिनको भी इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत है, उन सभी को मुझे इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है, जो भी मेरे उसमें काम करते हैं। जैसे प्लांट के अगर कोई प्रोडक्ट है तो मेरे मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट, इंटरमीडिएट मैनेजमेंट, इवन शॉप फ्लोर लेवल मैनेजमेंट भी, उनको मुझे इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है। रिकॉल्स के केस में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा होती है, सबसे मेजर है, वो है उसका रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्सिलेशन का मतलब क्या है कि जो मैंने मार्केट में भेजा था उसके अगेंस्ट जो मुझे मिला उसके अंदर क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस है या नहीं है, मतलब परसेंट ऑफ रिकवरी हमें एक्सप्लेन करनी होती है। हमें डिफ़ाइन करना होता है कि मान लीजिए मैंने 100 टैबलेट्स मार्केट में भेजी थी, हम उसके अगेंस्ट मुझे 50 मिली हैं, तो 50 गई तो गई कहाँ, वो मुझे रिकंसाइल करनी होती है। प्लस मेरे पास जो कंट्रोल सैंपल्स हैं या अदर सैंपल्स हैं वो भी मेरा रिकंसाइल होने चाहिए। ये मेरा सबसे मेजर पार्ट आता है रिकॉल के केस में। लोग जो है यहीं पे आके कहते हैं कि आप ठीक है रिकॉल कर रहे हैं, अब इसको आपने रिकंसाइल किया या नहीं किया, आपने सबको इन्फॉर्म किया या नहीं किया, और अगर कुछ परसेंट रिकवरी में फेलियर आ रहा है तो वो है तो गया कहाँ, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए।
अब रिकॉल्स का जब भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो दो तरीके से होता है। एक होता है वे बैकवर्ड और एक होता है वे फॉरवर्ड। वे बैकवर्ड असल में होता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, एंड वे फॉरवर्ड होता है उसका असेसमेंट करने के लिए। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है। जैसे पता चला मैंने इन्वेस्टिगेशन में कुछ आइडेंटिफाई किया कि ड्यू टू सम रॉ मटेरियल मेरा ये प्रॉब्लम जनरेट हुई, जिसकी वजह से मुझे रिकॉल करना पड़ा। अब वे फॉरवर्ड में क्या आएगा कि मेरा सेम रॉ मटेरियल कितने अदर बैचेज में यूज हुआ, अदर बैचेज प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ गया। प्लस जब भी मैं रॉ मटेरियल की बात करता हूँ तो मुझे इसके बारे में फिर अपने वेंडर को भी बताना होता है कि आपके इस मटेरियल की वजह से मेरे प्रोडक्ट में ये डिफेक्ट आ गया, अब आप इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करें और मुझे इसका कापा दें। यानी कि एक रिकॉल आपका अल्टीमेट जो कंज्यूमर है वहाँ से लेकर अल्टीमेट जो जनरेटर है उस तक का आपका कंफर्म होना चाहिए कि उस तक को कवर करना चाहिए। मतलब वेंडर जिसने रॉ मटेरियल जनरेट किया अप टू द कंज्यूमर जो उस प्रोडक्ट को अल्टीमेट कंज्यूम कर रहा है, मतलब फाइनल स्टेज पर है, उस तक को कवर करता है। अब थर्ड जो हमारा आता है वो है रिटर्न। जब भी हम बात करते हैं रिटर्न की तो ये हमेशा हमारा बाउंड होता है। इट मीन्स हमें उसने भेजना ही भेजना है और उसने भेज दिया, अब वी हैव टू एक्सेप्ट इट और वी हैव टू डिस्ट्रॉय इट। अब जब भी हम बात करते हैं रिटर्न की तो रिटर्न में हमारा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, सिर्फ हमारे पास ये क्लासिफिकेशन आता है कि आइदर उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और हम उसे रिकवर कर सकते हैं। अब रिकवर करने के लिए रिवर्क कर सकते हैं, रिप्रोसेस कर सकते हैं या फिर रिपैक कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय आप उसे किसी भी मेथड से आइदर ईटीपी या इंसिनरेशन या एनी अदर जो भी सुटेबल मेथड है आप उस तरीके से उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जब भी मेरा कोई रिटर्न आता है तो सबसे पहले मेरे पास एक एसओपी होनी चाहिए जिसमें डिफ़ाइन होना चाहिए कि मेरा वे फॉरवर्ड क्या होगा, मैं इस पे आगे काम क्या करूँगा। और जब भी कोई रिटर्न आता है तो हमारे पास अब एक फ्लो बनता है कि रिटर्न आ रहा है तो हम उस पर क्या कर सकते हैं। जब भी कोई रिटर्न आएगा तो उसकी सबसे पहले एसओपी बनेगी। एसओपी बननी होनी चाहिए जिसमें डिफ़ाइन हो कि मेरा एक्शंस क्या होंगे, किस तरीके से होंगे। अब जैसे रिटर्न आया तो सबसे पहले उसको एक्नॉलेज करना है कि मेरे पास ऐसा ऐसा कुछ मटेरियल रिटर्न आया है। देन रिकॉन्साइल करना है कि मैंने इतना मटेरियल भेजा था उसमें से इतना रिटर्न आया है, और जो भी अब यहाँ पे परसेंट जो रिकवरी है सिर्फ मेरा वो मैटर करता है कि हाँ मेरे पास इतना मटेरियल रिटर्न आया है। जो मेरा मार्केट में कंज्यूम हो गया उस पर मेरा इतना फोकस नहीं रहता है। इफ़ इन केस यहाँ पे कोई क्रिटिकल कंप्लेंट की वजह से रिटर्न नहीं आया, तभी अगर कोई कंप्लेंट की वजह से रिटर्न आया है तो मुझे उसे फिर रिकॉल भी करना पड़ सकता है, रिकॉन्साइल करना है। देन ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉन्सिलेशन मैं उसे स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म करता हूँ। स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म किया जाता है।
आफ्टर इंफॉर्मेशन मुझे उसे अब फिर वे फॉरवर्ड देखना है कि क्या किया जा सकता है। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास रूट कॉज एनालिसिस होनी चाहिए। पता चला ये जो रिटर्न आया ये ड्यू टू सम क्रिटिकल टाइप ऑफ कंप्लेंट की वजह से रिटर्न आया है, तो मुझे उसे रूट कॉज एनालिसिस करके रूट कॉज आइडेंटिफाई करना है और कापा इम्प्लीमेंट करना है। कई बार ये भी होता है कि रिवर्क या रिप्रोसेस के लिए रिटर्न आया कि कुछ प्रिंटिंग एरर है, कुछ डाटा मिसिंग है या कुछ उन्हें ऐड करवाना है, तो उसके लिए भी रिटर्न आ जाता है। तब भी हमें रूट कॉज एनालिसिस करना चाहिए कि ये डिफेक्ट आया तो आया क्यों, ये प्रॉब्लम हुआ तो हुआ क्यों। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूट एनालिसिस हम इसका कापा इनिशिएट करते हैं। इस कापा में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आइदर टू डिस्ट्रॉय इट और टू असेस इट और रिवर्क इट, रिप्रोसेस और रीपैक। अब इसका क्या मतलब है? डिस्ट्रॉय का मतलब डिस्ट्रॉय कर देना। इसको हमें आगे कहीं भी नहीं भेजना है, कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ डिस्ट्रॉय करना है। असेस का मतलब मुझे उसको असेस इवेलुएट करना है कि क्या मैं इस पर आगे काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। पता चला मैंने आइडेंटिफाई किया कि मुझे इसे रिवर्क करना चाहिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये आपको जो 3 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं ये इसको समझ लीजिए। रिवर्क का मतलब है किसी नए मेथड से मैं उसको दोबारा से प्रोसेस करूँ, मैं उस पर वर्किंग करूँ, दैट्स कॉल्ड रिवर्क। रीप्रोसेस का मतलब है मेरे पास जो डिफाइंड अप्रूव्ड प्रोसीजर है मैं उसी के थ्रू उसको दोबारा से प्रोसेस करूं। रीपैक का मतलब सिर्फ उसको जो पैकेजिंग है उसके साथ कुछ काम करूं, मतलब हो सकता है उस पर कुछ डाटा मिसिंग है उसको ऐड करवाऊं, या उसके फॉइल में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रिंटिंग एरर्स हैं उसको ठीक कराएं, या उस पर कुछ एडिशनल टेक्स्ट मैटर प्रिंट करना, वो ये मेरे 3 चीज़ें। अब जो रिवर्क है ये हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे मेरे प्रोडक्ट को डिग्रेडेशन हो सकता है। मेरा प्रोसेस अप्रूव्ड प्रोसेस से नहीं जा रहा है, इसलिए उसमें वैलिडेशन की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, साथ ही साथ उसकी स्टेबिलिटी भी इवेलुएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। रीप्रोसेस का मतलब मैं उसे अप्रूव्ड प्रोसीजर से ही कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर भी स्टेबिलिटी इवेलुएट करना चाहिए, क्योंकि मेरा जो स्टेबिलिटी डाटा है वो सिर्फ 1 टाइम प्रोसेस के लिए अवेलेबल है, सेकंड टाइम प्रोसेसिंग के लिए अवेलेबल नहीं है, तो मुझे उसे स्टेबिलिटी इवेलुएट करना चाहिए। रीपैक मेरा सबसे सेफ़ है। इसका मतलब सिंपल यही है कि मैंने उठाया, सिर्फ कार्टन चेंज किए, वो मेरा हो गया। या शिपर पे कुछ एडिशनल पैकिंग मटेरियल लगाना था, कोई लेबल लगाना था, तो या मुझे कुछ उस पर इंप्रेशन डालने थे, कुछ प्रिंटिंग करनी थी, वो मेरा सबसे सेफ़ है। लेकिन अगर यहाँ पर भी मुझे कहा जाए कि प्राइमरी पैकिंग दोबारा से करनी है, मतलब ब्लिस्टर को खोल के उसको दोबारा से करना है, तो मुझे दोबारा से उसको स्टेबिलिटी एवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब असेस करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? पता चला कि मेरा जब भी हुआ तो मुझे दिखा कि डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं है प्रोडक्ट को, हम इसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि मार्केट में काफ़ी टाइम से एम्बिएंट कंडीशंस पे था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा प्रोडक्ट डिग्रेड हो गया हो, तो मुझे उसे दोबारा से रिवर्क करने से पहले या रिप्रोसेस करने से पहले या रीपैक करने से पहले उसको इवेलुएट कर लेना चाहिए। उस चीज़ के लिए मैं उसे असेस करता हूँ। कैसे? उसका सैंपल निकालता हूँ, उसको इवेलुएट करता हूँ, उसको एनालिसिस कराता हूँ। अगर वो पास हो रहा है इट मीन्स मैं उसे फॉरवर्ड यूज कर सकता हूँ, मैं उसको रीपैक या रिप्रोसेस कर सकता हूँ। अब वंस इट हैज़ बीन रिवर्क्ड एंड रिप्रोसेस, रीपैक और रिप्रोसेस, तो मुझे फिर से इवेलुएट करने की ज़रूरत है कि कहीं इस प्रोसेसिंग के बाद दोबारा से तो उसकी क्वालिटी डिग्रेड नहीं होगी। अगर क्वालिटी डिग्रेड होगी तो मुझे उसे डिस्ट्रॉय करना चाहिए। अगर वो सेफ़ है, उसमें कोई डिग्रेडेशन नहीं ऑब्जर्व हुआ, तो मैं उसे मार्केट में दोबारा से लॉन्च कर सकता हूँ, दोबारा से भेज सकता हूँ। इस इवैल्यूएशन के बाद मुझे फिर से रिकॉन्सिलेशन चेक कर लेना चाहिए दैट दिस मच क्वांटिटी आई हैड रिसीव्ड, और मेरे पास आफ्टर रिप्रोसेसिंग और रिपैकिंग दिस मच क्वांटिटी इज अवेलेबल। अब जब भी अगर मैं रिप्रोसेसिंग या रिपैकिंग करता हूँ तो मेरे पास जितने भी कंट्रोल सैंपल्स
अवेलेबल हैं उसको भी मुझे रिप्रोसेस या रिपैक करना चाहिए। आफ्टर दिस रिकॉन्सिलेशन मुझे उस प्रोडक्ट के लिए कस्टमर को इंटीमेशन देना होता है डेट आपने जो प्रोडक्ट हमें रिटर्न किया था हमने उस पर रिप्रोसेसिंग या रिपैकिंग किया है और हमारे इवैल्यूएशन में वो सेफ़ है। अब हमारे पास इतनी क्वांटिटी अवेलेबल है और हम इसे दोबारा से मार्केट में भेजना चाहते हैं, हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इवैल्यूएशन कस्टमर मे और मे नॉट एक्सेप्ट द बैच। वो हो सकता है कि उसे एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है आपने इवैल्यूएट किया, आप इस बैच को दोबारा से मार्केट में भेजिए, मेरे पास भेजिए, मैं उसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। और ही मे रिजेक्ट, वो रिजेक्ट भी कर सकता है, रिफ्यूज भी कर सकता है कि नहीं आपके इस प्रोडक्ट में ऐसा ऐसा डिफेक्ट मैं पहले एक बार झेल चुका हूँ एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, आप इसे डिस्ट्रॉय करिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल डिसीजन मेड बाय द कस्टमर हमें उसे आइदर रिलीज करना होगा फॉर द मार्केट और डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा इन आवर साइट। अब ये हमारा एक प्रोसीजर है रिटर्न का। अब इतना सब जो होता है ये सब कुछ होता है हमारा रिस्क बेस्ड अप्रोच के बेसिस पे। रिस्क बेस्ड अप्रोच का क्या मतलब, जो हमने पहले पास्ट वीडियोज़ में आपको बताया था क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, उसके बेसिस पे, उस अप्रोच के बेसिस पे हम लोग इसे पूरा इवेलुएट करते हैं। वंस इट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड दैट दिस प्रोडक्ट इज़ सेफर टू यूज, हम लोग उसे मार्केट में रिलीज कर सकते हैं। बट इफ़ इट इज आइडेंटिफाइड कि अभी भी इसके साथ बहुत सिवियर टाइप के रिस्क हैं और दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट गोइंग टू बी सेफ एंड इट इज़ गोइंग टू हैव सम हैजार्ड टू द पेशेंट, तो हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में रिलीज नहीं कर सकते, हम उसे डिस्ट्रॉय करना होता है। सो विद दिस फाइनल कंक्लूडिंग लाइन्स हम आज का जो ये वीडियो ये कंक्लूड कर रहे हैं। ये हम आज का वीडियो जो है हमारा कंप्लीट होता है। इसी के साथ जो QMS के पार्ट्स हैं वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं, ऑलमोस्ट क्या सारे कंप्लीट हो जाते हैं। सिर्फ अब एक चीज़ बचती है इन्वेस्टिगेशन एंड कापा, वो हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में कवर होंगे। तो विद दिस शॉर्ट आई एम गोइंग टू थैंकफुल टू यू कि आपने हमें इतना सपोर्ट किया। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक इट, share it with your friends and subscribe the channel. Thank you.